हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जब नाम आता है तो एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आती है कि यार ग्रेट साइंटिस्ट, ये सब जानते हैं, नोबेल प्राइज विनर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, E=mc², फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो बहुत सारे इन्होंने काम करे। इनफैक्ट इनके मरने के बाद भी जो जो उन्होंने प्रेडिक्शंस करे थे, जो उन्होंने इक्वेशंस दी थी, वो आज प्रूव हो रही है। अभी भी जो इनका काम है वो पूरी तरह से हम समझ नहीं पाए, इसलिए इनके मरने के बाद तो इनका जो ब्रेन है ऑटोप्सी के टाइम पे निकाल लिया गया, ये देखने के लिए कि भाई इनके ब्रेन में कुछ स्पेशल तो नहीं है। तो बड़ा जीनियस इंसान, ठीक है। लेकिन इनकी एक हिडन साइड भी थी, एक सीक्रेट साइड। और मैक्सिमम लोगों की जो हिडन और सीक्रेट साइड होती है वो उनकी पर्सनल लाइफ में होती है, ठीक है। मैक्सिमम केस में यही होता है। तो आज की वीडियो में मैं इनकी आपको एक हिडन लाइफ के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में जनरली हमें नहीं पता, ठीक है। और इसके लिए जो मैंने कंटेंट लिया है उसमें बहुत तक ये उस किताब से भी लिया है और बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल से भी लिया है, ठीक है। तो अब क्या था, एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पढ़ाई करने गए थे स्विट्जरलैंड गए थे, ठीक है। जर्मनी से चले गए ये स्विट्जरलैंड, क्योंकि इनको लगता था भाई जर्मनी में जो इनका माइंडसेट था बड़ा इंडिपेंडेंट, ये थे बड़े खुले विचार के आदमी। तो उनको लगता था यार मेरा जो माइंडसेट है वो जर्मनी का जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वो उसको फुलफिल नहीं कर सकते, मुझे जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड। ये चले जाते हैं स्विट्जरलैंड में जगह ज्यूरिख। वहाँ पे जाके इन्होंने एक कॉलेज था ज्यूरिख पॉलीटेक्निक, उसमें जाके एडमिशन लिया। पढ़ाई इनको बहुत बढ़िया लगी, उस हिसाब से इनको लगा कि जो मेरी फ्रीडम है, जैसा मैं सोचता हूँ, फ्री सोचता हूँ, ये फ्रीडम जो मेरे को इंडिपेंडेंट थॉट की है वो यहाँ मिल जाएगी, और उनको मिलेगी। तो उनको पसंद आया ज्यूरिख बहुत। अब वहाँ पे फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, फिजिक्स के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ रहे थे। मैथ्स खैर इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, इनको ज़्यादा पसंद फिजिक्स थी, लेकिन मैथ्स साथ साथ सीखनी पड़ती है फिजिक्स में, ठीक है। तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था मिलेवा भी फिजिक्स में वहाँ पढ़ने आई थी। फिजिक्स में वो भी होशियार थी, वो भी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी बहुत। तो जब दोस्ती हुई, क्लास में ही थे, डिस्कशंस होने लगे, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हुए, धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और वो फिर एक प्रॉपर एक अफेयर में इनका रिलेशनशिप कन्वर्ट हो गया। अब हुआ क्या, आइंस्टाइन शादी करना चाहते थे, ठीक है। ही वॉज डीपली एंड मैडली इन लव विद मिलेवा। लेकिन जो आइंस्टाइन के पेरेंट्स थे वो उस टाइम इटली में थे, ठीक है। तो वो पसंद नहीं करते थे मिलेवा को। वो कहते थे कि आइंस्टाइन की शादी मिलेवा से ना हो। उनको लगता था कि जो हमारा लड़का है बड़ा डिजर्विंग है, ठीक है। वो हर पेरेंट्स को लगता है कि जो हमारा बच्चा है बहुत डिजर्विंग है, तो उनके पेरेंट्स को लगता था कि हमारा बच्चा बहुत डिजर्विंग है और वो बेटर डिजर्व करता है, उसकी शादी मिलेवा से नहीं होनी चाहिए। स्पेशली जो उनकी मदर थी वो तो बिल्कुल भी फेवर में थी। लेकिन आइंस्टाइन जो थे बचपन से ही रिबेलियस थे, स्टबर्न थे, जिद्दी भी थे। इसके बारे में आइंस्टाइन कैसे थे ना, पूरा मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए, अगर आप आइंस्टाइन को और ज़्यादा जानने में डीप में इंटरेस्टेड है तो मदर ने इनकी मना किया। तो जब ये अपने घर गए वहाँ से पढ़ाई करके ना, स्विट्जरलैंड से इटली, तो उन्होंने बोल दिया मदर को कि साफ साफ मैं शादी करूँगा, मैं मिलेवा से करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। तो उनकी मदर ने फिर एकदम से ना, मतलब ऐसे हाथ पकड़ के बहुत तेज तेज रोना शुरू कर दिया। एकदम वो बहुत उन्होंने रोना चीखना चलना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये है वो है, मेरे जीते जी शादी नहीं हो सकती, तेरी ये नहीं हो सकती। मतलब चेहरा पूरा ऐसे ढक लिया था और फूट फूट कर रो रही थी, कह रही थी कि शादी होगी तेरी तो मेरी पसंद से होगी, नहीं तो मेरे जीते ही शादी नहीं हो सकती। लेकिन आइंस्टाइन ने भी कह दिया मैं शादी करूँगा इसी से करूँगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा। तो आइंस्टाइन जिद पड़ गए थे। तो बड़ा इनका काफ़ी वो रहा मदर से इस चीज़ को लेकर, बड़ा आर्ग्यूमेंट्स रहे, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स रहे थे कि शादी कहाँ होनी चाहिए। फादर को भी पसंद नहीं थी, लेकिन फादर क्योंकि बिजनेस वगैरह इन्वॉल्व रहते थे, उनका अपना बिजली का बिजनेस था। जैसे आपके शहर में जो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इस तरह का बिजनेस था शहरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का। तो थोड़ा बिजनेस साइड में ज़्यादा उनका ध्यान था, वर्क पे ध्यान था। तो उन्होंने ज़्यादा आइंस्टाइन की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा, बट पर्सनली वो भी चाहते थे कि आइंस्टाइन की शादी मिलेवा से ना हो। लेकिन खैर होता क्या है, आइंस्टाइन कहते हैं नहीं मैं शादी करूँगा, और एक बार घूमने फिरने निकल जाते हैं मिलेवा के साथ, एक सोलो ट्रिप पे निकल जाते हैं साथ में उनके। अब वहाँ पे मिलेवा हो जाती है प्रेग्नेंट। अब जब प्रेग्नेंट होती है तो शादी से पहले, अभी शादी हुई नहीं थी मिलेवा से, शादी इनकी बाद में हुई है। 1903 में शादी हुई थी आइंस्टाइन की मिलेवा से। शादी उन्होंने मिलेवा से ही करी, ठीक है। उन्होंने अपनी पेरेंट्स की सुनी नहीं। तो 1903 में उन्होंने शादी की थी मिलेवा से, लेकिन 1902 में ही उनको, शादी से पहले ही उनको मिलेवा से लड़की हो गई। उस लड़की का नाम था लिजरेल। अब ये जो लड़की हुई थी उसके बारे में जनरली आपको बहुत कम सुनने को और जानने को मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया। अब तो कुछ पिछले रिसेंट ईयर्स में, ठीक है, ये बहुत सारे लेटर्स बाहर आए, क्योंकि इन्होंने मिलेवा को लेटर्स लिखे थे। क्योंकि उस टाइम पे जो उनकी वाइफ थी वो थी उधर साइबेरिया साइड में, उधर उनका जो घर था मिलेवा का वो साइबेरिया में था। जब ये प्रेग्नेंट थी तो अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी,
ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन बिजी रहते थे, इतना ध्यान दे नहीं पाते थे, तो वो अपने पेरेंट्स के पास चली गई। तो ये लेटर्स लिखते थे आइंस्टाइन को अपनी वाइफ को, सॉरी वाइफ तो उस टाइम थी नहीं, मिलेवा को, कि ऐसे ऐसे है, मैं बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। करस्पॉन्डेंस तो होती थी। बच्चा इनका हो गया, शादी अभी हुई नहीं थी, नाम था लड़की का लेजरल। अब ये जो लेटर्स इन्होंने लिखे थे, इससे मालूम पड़ा कि भाई आइंस्टाइन को लड़की भी थी। नहीं तो बहुत लंबे टाइम तक तो लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को लगता था सिर्फ इनको 2 लड़के थे, कि बाद में शादी के बाद इनसे इनको 2 लड़के भी हुए थे मिलेवा से। तो दुनिया को ही पता था कि आइंस्टाइन के 2 लड़के थे मिलेवा से, लेकिन शादी से पहले ही उनको एक लड़की थी। ठीक है, फिर बाद में मालूम नहीं पड़ा एग्जैक्टली रिजल्ट का क्या हुआ, बहुत कम मालूम पड़ा। कई लोग कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई थी फीवर से, लेकिन कई लोग कहते हैं किसी और ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि शादी से पहले हुई थी और टैबू सब्जेक्ट था, वो आज भी टैबू सब्जेक्ट है। तो आउट ऑफ वेडलॉक थी, तो एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती। तो जो भी था, पता नहीं हुआ क्या, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि अडॉप्ट किया गया या उसकी डेथ हो गई फीवर से, लेकिन ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, क्लियर है, लेटर्स में सामने आई है कि आइंस्टाइन की एक लड़की थी। ठीक है, अब ये 1902 की बात है। 1903 में आइंस्टाइन, मैंने जैसा बोला था आइंस्टाइन रिबेलियस थे, इन्होंने शादी कर लेते हैं। ठीक है, मिलेवा से। अब शुरू में तो रिलेशन अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, मैंने बोला था प्यार में थे, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। अब दिक्कतें कैसे आई? अब पहले तो एक चीज़ ये है कि 1905 में आइंस्टाइन ने अपना पेपर सबमिट किया साइंटिफिक एक जर्नल में, रिलेटिविटी के अराउंड, और जो भी इन्होंने बड़े बड़े काम किए थे उस टाइम पे, रिलेटिविटी के, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, उन सब चीज़ों के। अब ऐसा माना जाता है, बहुत लोग ये कहते थे कि उस टाइम पे आइंस्टाइन ने लेटर्स लिखे थे अपनी वाइफ को, वे दूर ही रह रहे थे, लेटर्स लिखते थे मिलेवा को। अब एक थॉट प्रोसेस ये भी है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि आइंस्टाइन ने जो अपनी रिलेटिविटी बनाई, या जो भी इन्होंने जिस चीज़ के लिए उनको प्राइज़ मिला, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेवा का था। क्योंकि मिलेवा भी फिजिक्स में बहुत अच्छी थी, मैंने बोला था ना, वो पढ़ाई तो वही करने गई थी, लेकिन क्योंकि शादी के बाद घर गृहस्थी में वो बस गई, तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं, वो आगे ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। लेकिन कहते हैं कि 1905 में जो रिलेटिविटी का पेपर उन्होंने सबमिट किया था, उसमें बहुत हद तक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेवा का था, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि 2 स्कूल ऑफ थॉट है, कई लोग कहते हैं कि पूरा मिलेवा का इसमें हाथ है, कई लोग कहते हैं नहीं आइंस्टाइन ने वो चीज़ इंडिपेंडेंटली खुद से डेवलप करी है थ्योरी। खैर जो भी है, लेकिन बता रहा हूँ ये चीज़ है। अब हुआ क्या, शादी के बाद इनको 2 लड़के हुए। पहला लड़का था हैंस आइंस्टाइन, दूसरा था एडवर्ड आइंस्टाइन। जो दूसरा लड़का था उनका, ये भी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ थी कि डिस्पाइट द फैक्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस है, वर्ल्ड जीनियस में इनका नाम आता है, साइंटिफिक बहुत बड़े इनका तबके में इनका नाम है, उसके बावजूद भी जो इनके दूसरा लड़का था आइंस्टाइन का, एडवर्ड आइंस्टाइन, उसको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम थी। ये अपना इन्होंने बहुत बड़ा लंबा टाइम एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स में ही वहीं पे स्पेंड किया, मतलब एक तरीके से मेंटल असाइलम में रहे बहुत लंबे टाइम। आप सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिफिक जीनियस का जो लड़का है, जो दूसरा लड़का है, वो स्किज़ोफ्रेनिया अर्ली 20s में ही उसको हो गया, और बहुत लंबा टाइम उन्होंने मेंटल असाइलम में बिताया था, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में बिताया था। ठीक है, तो आप सोचिए लाइफ बड़ी अजीब सी है, आप सोचते कुछ है, लाइफ में होता कुछ है, चीज़ें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं तो सोचेगा आदमी कि यार इतना बड़ा जीनियस आदमी, क्या जेनेटिक्स होंगे, क्या होगा, लेकिन आप देखिए प्रॉब्लम निकल के आई सेकेंड लड़के को। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसा मैंने बताया, शुरू में तो रिलेशनशिप ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे इनका रिलेशनशिप अपनी वाइफ से ख़राब होता गया। इनफैक्ट एक टाइम पे इतना ख़राब हो गया था कि बातचीत भी नहीं होती थी, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ कंडीशंस लगा दी थी, और वो उन कंडीशंस के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी काफ़ी स्ट्रेंज लगा, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को एक बड़ा प्रोग्रेसिव थिंकर माना जाता है, ये माना जाता है कि एक ह्यूमनिस्ट है, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, वर्ल्ड पीस के लिए बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट इन्होंने एक आइडिया भी दिया था कि दुनिया में एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जब 1945 में जब एटॉमिक बॉम्ब फट गए थे तो ये बड़े दुखी रहे उस टाइम पीरियड के बाद। तो उन्होंने बोला था कि भैया दुनिया में जो है ये एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके बारे में बात की थी। और बहुत तक एक फिलोसफर थे, बार्ट्रैंड रसल, इंग्लैंड के फिलोसफर थे, उन्होंने भी एक पॉइंट बोला था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। उनके साथ इनका लेटर्स के थ्रू करस्पॉन्डेंस हुआ था। तो मतलब आप सोचिए, एक बंदा इतना प्रोग्रेसिव थिंकर है, नोबेल प्राइज़ विनर है, और वर्ल्ड वाइड पीस के लिए उन्होंने बहुत बात करी, वर्ल्ड पीस के लिए उन्होंने बहुत बात करी। इस चीज़ को लेकर परेशान भी हुए कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक किया अमेरिका को नहीं होना चाहिए था, दिक्कत वाली बात थी। लेकिन फिर भी जब मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था कि इन्होंने किस तरह से अपनी वाइफ के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो उसको देख के मुझे भी काफ़ी हैरानी हो रही थी कि मतलब हो सकता है कि
एक आदमी आपको बहुत सिंपैथेटिक लगे, बहुत ह्यूमैनिटेरियन लगे, लेकिन पर्सनल लाइफ में कई चीज़ें बहुत अलग तरीके से सामने आती हैं। तो जो इन्होंने डिमांड्स रखी थी मिलेवा के आगे, वो काफ़ी इम्पोजिंग है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ये लगा दिया था जैसे कि बोला था कि भाई आप दिन में 3 टाइम आप मुझे खाना देंगी और मेरे कपड़े वगैरह, आप लॉन्ड्री वगैरह आप सब आप ही करेंगी, और जब मैं कहूँगा आपसे आप उस टाइम मेरा बेडरूम छोड़ के चली जाएंगी, मेरा स्टडी रूम छोड़ के चली जाएंगी, ठीक है, और आपका मेरे साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहेगा, आप उतना ही बोलेंगी जितना मैं कहूँगा आपको, उससे ज़्यादा आप नहीं बोलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे आप देखेंगे बड़ा ही डिमांडिंग एक बिहेवियर सामने आता है, एक इम्पोजिंग कैरेक्टर सामने आता है यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कि ये माना जाता है कि बड़े प्रोग्रेसिव थिंकर थे और ओपन टू फ्रीडम थे। तो थोड़ा स्ट्रेंज लगा मुझे भी। खैर, इससे भी मालूम पड़ता है कि ह्यूमंस है, और ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस परफेक्ट होते नहीं हैं। हर एक ह्यूमन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ एक स्ट्रेंज आपको एलिमेंट मिल जाता है। फिर अब हुआ क्या, एक ये भी माना जाता है कि इनका जो रिलेशनशिप खराब हुआ था अपनी वाइफ से, उसमें एक रीज़न है इनकी कज़न एल्सा का। तो जो एल्सा थी वो इनकी कज़न थी, ठीक है। 1903 में शादी हुई थी, 1912 आते आते इनका अपनी वाइफ से रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया था, ठीक है। और ये बोला जाता था कि उसमें एक रीज़न जो है ख़राब होने का रिलेशन, वो था इनफिडेलिटी, क्योंकि आइंस्टाइन का अपने कज़न के साथ, एल्सा नाम था, उनसे एल्सा से रिलेशनशिप था, ठीक है। उनसे ही वो प्यार में पड़ गए थे और उनको लगा था कि मैं इसी से शादी करूँगा, एल्सा से। अब उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये था कि इनकी तबीयत ख़राब हुई थी आइंस्टाइन की एक बार 1917 के आसपास, ठीक है। तो इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी आइंस्टाइन की। तो उस टाइम पे 1914 आते आते, अभी डिवोर्स हुआ नहीं था, डिवोर्स इनका 1919 में हुआ था अपनी पहली वाइफ से, मिलेवा से, लेकिन 1914 आते आते इन्होंने घर छोड़ दिया था और ये अपनी कज़न एल्सा के साथ रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। फिर कुछ साल बाद इनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई, तो उस टाइम पे एल्सा ने इनका बहुत ध्यान रखा, मतलब बड़ा लव, केयर, प्यार व्यार सब। तो उस टाइम आइंस्टाइन एकदम जैसा होता है ना, मेल्ट हो गए थे कि यार इस बंदी ने मेरा बहुत ध्यान रखा है, बहुत प्यार करा है, ये करा है, वो करा है। तो उन्होंने बोला मैं अब शादी एल्सा से ही करूँगा, मैं शादी अब उससे जो मिलेवा है उससे अपना रिलेशन ख़त्म कर दूँगा। तो और वैसे भी रिलेशनशिप में मैंने बोला था दिक्कतें तो थी, और एक दिक्कत ये भी थी कि जैसे जैसे शुरू में तो इन्होंने हेल्प ली है मिलेवा से इंटेलेक्चुअल्स में, कि क्योंकि फिजिक्स में वो एक्सपर्ट थी बड़ी, तो उन्होंने हेल्प करा, थ्योरीज वगैरह बनाने में पूरा डिस्कशन करते थे। बट जैसे जैसे आइंस्टाइन का फेम बढ़ता गया, जैसे जैसे इनको फेम मिला, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो अभी ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं थे मिलेवा से, ठीक है। माइट भी वो हो सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रेंड है तो इसलिए भी ना कर रहे हो, लेकिन फिर ज़्यादा टाइम और साइंटिस्टों के साथ बात करने में उसमें बिताते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन था वो भी नहीं हो रहा था मिलेवा से, तो उससे भी वो इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से भी वो आउट हो गई थी मिलेवा। एक रीज़न ये भी था, ठीक है। इससे क्या होता है, डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। अब इन्होंने फिर 1916 आते आते करीबन 1919 में इनका डिवोर्स हुआ, तो 3 साल पहले 1916 में इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपसे डिवोर्स लूँगा। लेकिन क्या हुआ कि जो मिलेवा थी उनकी खुद की, जब उन्होंने सुना है कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये डिवोर्स लेना चाहते हैं आइंस्टाइन, तो ऐसा बोला जाता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई। अब जब हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई उनको, तो आइंस्टाइन खुद ही थोड़ा सा वो गए, उनको लगा नहीं यार ठीक नहीं है। मैंने बोला दिल से, वैसे वो सॉफ्ट साइडेड थे, हार्ट से बहुत ही वो सॉफ्ट मैन। तो उन्होंने बोला कि भाई तबीयत ख़राब हो रही है, मैं ऐसे नहीं इसको डिवोर्स ले सकता, ठीक है। तो कहीं ना गिल्ट भी रहता आदमी, कहीं कुछ हो गया तो यार मैं जिम्मेदार हूँ। तो उन्होंने फिर अपना डिवोर्स का डिसीजन पीछे ले लिया, विड्रॉ कर लिया। लेकिन उस टाइम पर जब तबीयत ठीक हो गई मिलेवा की, ठीक है, तो फिर करीबन 3 साल बाद उन्होंने दोबारा बोला कि भाई मैं नहीं रह सकता, इट्स बेटर कि हम लोग अलग हो जाएं। तो फिर ये बाद में उसके साथ अलग हो जाते हैं। फिर फाइनली 1919 में डिवोर्स लिया। अब डिवोर्स लेने के लेते टाइम भी एक चीज़ थी कि आइंस्टाइन ने ध्यान अपना पूरा रखा, अपने बच्चों का कैसे रखा। जो दो लड़के थे, इन्होंने बोला कि भाई मैं डिवोर्स तो ज़रूर ले रहा हूँ, लेकिन 1921 में उनको नोबेल प्राइज़ जो उनको मिला, से पैसा मिला था, पैसा उनको 1921 में मिलना था, डिवोर्स हुआ 1919 में, मतलब। तो उन्होंने बोला कि भी 2-3 साल बाद जो मुझे पैसा मिलने वाला है नोबेल प्राइज़ से, वो बहुत बड़ा पैसा होता है, करोड़ों में अमाउंट होता है, उस टाइम पे तो बहुत बड़ा अमाउंट था वो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि वो वाला जो पैसा है उसमें से बहुत बड़ा एक बड़ा चंक मैं आपको दे दूँगा, ताकि जो मेरे जो 2 लड़के हैं उनका आप ठीक से, मतलब उनको अपब्रिंगिंग उनकी ठीक से करना। तो पैसा भी काफ़ी दिया था, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे डिवोर्स दे दिया, मतलब पूरा फाइनेंशियल टेक केयर किया था मिलेवा का और बच्चों का भी आगे, ठीक है। तो फिर 1919 में इनका फाइनली डिवोर्स हो जाता है। फिर बाद में ये एल्सा के साथ रहते हैं, अपनी कज़न के साथ। लेकिन अब देखो यहाँ पे भी एक इनकी चीज़ है, एल्सा के साथ रहने के बाद भी
इनके काफ़ी अफेयर है, शादी करी इन्होंने, एल्सा से बाद में इनकी शादी हुई थी, ठीक है, डिवोर्स हुआ, मिलेवा से शादी एल्सा से कर ली। बच्चे इनको पहले मिलेवा से ही थे, 2 लड़के थे, बाकी एल्सा ऑलरेडी मैरिड थी, तो उनके जो बच्चे थे फिर वो साथ में ही उन्होंने उनको पाला एल्सा के साथ, ठीक है, वो भी ऑलरेडी मैरिड थी। फिर एल्सा से शादी करी इन्होंने। एल्सा से शादी होने के बाद भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के अफेयर रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल इनके रहे थे, ठीक है, अराउंड कहते हैं 6 के आसपास इनके एक्स्ट्रा मैरिटल थे। 2 शादियाँ थी, 6 के आसपास एक्स्ट्रा मैरिटल थे, और 2 इनके लड़के थे, मैंने बताया हैंस आइंस्टाइन और एडवर्ड आइंस्टाइन। अब तो ये इनकी कहानी है। अब जो एक और इनकी लाइफ में एक हिडन सीक्रेट यहाँ मालूम पड़ता है, वो ये है कि जैसे मैंने बताया इनके 6 के आसपास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे। जो उनका लास्ट अफेयर था वो था एक लड़की से, एक लेडी से, जिसका नाम था मार्गारिटा। तो जो मार्गारिटा थी वो रशियन स्पाई थी, रशियन स्पाई एजेंट थी। और ये आइंस्टाइन 1936 में क्या हुआ था, इनकी जो वाइफ थी एल्सा, उसकी सेकेंड वाइफ की डेथ हो गई। वहाँ पे ये उस टाइम पे यूएस में थे, और वहाँ से मार्गारिटा जो रशियन स्पाई थी वो आइंस्टाइन के पास आती हैं, यूएस आती हैं, रशिया से यूएस आती हैं। साल है 1936। अब ये पॉइंट ध्यान रखो, ये 1936 वो साल है जब एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बातें होना स्टार्ट हो गई थी, जब हिटलर पावर में था जर्मनी में। थोड़ा आपको एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो मालूम होना चाहिए, तब आप कनेक्ट कर पाओगे। आइंस्टाइन अमेरिका में थे, डेथ हो चुकी थी सेकेंड वाइफ की भी, एल्सा की डेथ हो गई थी 1936 के आसपास आते आते। वहाँ से रशियन स्पाई आती है मार्गारिटा, ठीक है, उनको इसलिए भेजा गया था, मेनली बोला ये गया कि भाई आइंस्टाइन, ऊपर से जो दिखाया गया वो दिखाया गया कि आइंस्टाइन की हमें मूर्ति बनानी है, क्योंकि आइंस्टाइन वर्ल्ड फेमस हो गए थे, नोबेल प्राइज जीत चुके थे। और जो मार्गारिटा के जो हस्बैंड थे वो भी मैरिड थी, उनके हस्बैंड थे स्कल्प्टर, मूर्तियाँ बनाते थे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों आ गए रशिया से यूएस, ठीक है। और उस टाइम तक यूएस और इनके रिलेशनशिप ठीक थे, ऐसी दिक्कतें नहीं थी कि आ जा नहीं सकते थे, ठीक है। अब वो आइंस्टाइन को वहाँ पे कहीं दिनों तक बैठना पड़ता है सामने, तभी वो जो मूर्ति बनाने वाला जो है स्कल्प्टर है वो मूर्ति बना पाएगा। तो जब वो मूर्ति बनाते थे स्कल्प्टर, साथ में उनकी वाइफ भी थी मार्गारिटा, सामने आइंस्टाइन थे। अब बैठे होते तो बातचीत होती थी, तो आइंस्टाइन की बातचीत होना स्टार्ट हो गई मार्गारिटा से। धीरे धीरे एक सीक्रेट अफेयर बन गया। किसी को नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था कि उनका उनसे अफेयर था। बोलता जाता उनके हस्बैंड को भी नहीं मालूम था, कभी मालूम नहीं पड़ा उनको, जबकि वो सामने ही बैठ के स्कल्पटिंग कर रहे हैं, ठीक है। खैर मार्गारिटा से इनका जो रिलेशनशिप है वो 10 साल रहा है, अराउंड 1936 से लेके 1945 के आसपास तक, और करीबन 9 से 10 साल तक उनका रिलेशनशिप रहा है मार्गारिटा से आइंस्टाइन का। अब भेजा ऊपर से दिखाने के लिए भेजा गया था कि भैया तुम आइंस्टाइन की मूर्ति बना के ले आना, ठीक है। आइंस्टाइन को भी नहीं मालूम था कभी भी, उनको कभी नहीं मालूम पड़ा कि वो रशियन स्पाई हैं। लेकिन कहते हैं मेन रीज़न ये था कि आइंस्टाइन के थ्रू वो एटॉमिक बॉम्ब का जो प्रोजेक्ट है जो आगे होने वाला था मैनहट्टन वाला, ठीक है, जो एटॉमिक बॉम्ब की जो नॉलेज है वो सारी निकलवा ली जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब बाद में उनके लेटर्स मिले, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत लेटर्स लिखे थे मार्गारिटा को, और सच में वो मार्गारिटा के प्यार में थे। आप लेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है सच में यार ये बंदा मतलब कितना पोएटिक है, ये बंदा कितना मतलब उसकी एक सॉफ्ट साइड है, उसके अंदर प्यार कितना भरा हुआ है। सच में मतलब ही वॉज इन ट्रूली लव विद मार्गारिटा, ये बात सच है। लेटर्स से साफ साफ क्लियर हो रहा था कि मतलब ही वॉज नॉट जस्ट प्लेइंग अराउंड, ही वॉज सीरियसली इन लव, ठीक है। क्योंकि जब वो 1945 के बाद वापस चली गई ना, जब रशिया चली गई थी, तब भी ठीक है, अब उनका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, दूर थी उनसे, उसके बावजूद भी वो उनको लव लेटर्स लिखते रहे, और बड़े पैशनेट लव लेटर्स थे, और ये भी क्लियर होता है कि आइंस्टाइन को कभी नहीं मालूम था कि वो किस रियल उनका इंटेंशन क्या था मार्गारिटा का वहाँ आने का, ठीक है। क्योंकि आइंस्टाइन ने कभी भी उनको कोई इस तरह की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, कभी भी पास ऑन नहीं करी थी पास ऑन, ठीक है। जबकि यूएस गवर्नमेंट ने बहुत लंबे टाइम तक आइंस्टाइन पे थोड़ा नज़र भी रखी थी, उनको लगता था यूएस गवर्नमेंट को, डिस्पाइट द फैक्ट आइंस्टाइन को बाद में यूएस सिटीजनशिप मिल गई थी, यूएस गवर्नमेंट को एंड तक लगता रहा कि आइंस्टाइन जर्मनी से आए हैं, ठीक है, वहाँ से आए हैं, तो कहीं ये लीक ना कर दें इन्फॉर्मेशन, ये ना कर दें, थोड़ा नज़र इन पर रखी गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ क्लियर हुई कि उन्होंने मार्गारिटा को कभी भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। लेकिन पर्सनल, क्योंकि प्यार में थे, तो लव लेटर्स उन्होंने बहुत लिखे थे, और वहाँ से मालूम पड़ता है कि इनकी एक बड़ी एक पोइटिक और एक बड़ी सॉफ्ट और एक बड़ी इमोशनल साइड सामने निकल के आती है। एक आइंस्टाइन एज अ लवर सामने आते हैं, एज अ साइंटिस्ट दुनिया जानती है, बट एज अ लवर सामने आते हैं, ठीक है। अगर आपको मिले तो उनको पढ़िएगा, क्योंकि वो जो लेटर्स हैं वो भी बहुत लंबे टाइम तक लोगों को पता नहीं थे। मार्गारिटा के बारे में कैसे मालूम पड़ा, जो आइंस्टाइन की जब उनको देखा गया, जो उनकी पुरानी जो हिस्ट्री वो हिस्टोरियन निकाल लेते, तब मालूम पड़ा कि भाई इनके लव लेटर्स भी हैं, मार्गारिटा को लिखे, तब मार्गारिटा के बारे में मालूम पड़ा,
ठीक है। तो अगर आप उन लव लेटर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सच में यार ये बंदा मतलब बड़ा ही पोइटिक है, बड़ा अच्छे लव लेटर्स हैं, बड़े ही एक पावरफुल एक लवर भी है और सच में बड़े ही पावरफुल उसकी डीप उसकी इमोशनल साइड भी है, ठीक है। तो ये है, तो ये था आइंस्टाइन के बारे में। मैंने आपको कुछ चीज़ ऐसी बताई जो जनरली हमें नहीं पता होती। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सबको शेयर कर दीजिएगा। बाकी मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू।